पूरी दुनिया में भारत को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब इतने बड़े और डाइवर्स देश को मेंटेन करने के लिए लॉज में टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से आजकल एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया है? इसके लागू होने से हमें क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों, भारत का नागरिक होने के नाते आपको देश में चल रहे मुद्दों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। राम राम, मेरा नाम है गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज में एक नाम सुनाई दे रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आजादी के वक्त से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में रहा है, लेकिन हमेशा से किसी न किसी रीजन से ये लागू नहीं हो पाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वैसे तो लॉ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो तरह के लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ को समाज में क्राइम को कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें चोरी, किडनैपिंग, मर्डर और रेप जैसे केसेस आते हैं। मतलब कोई भी ऐसा केस जो सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, जिससे समाज को खतरा हो, वो इस कैटेगरी में आता है। और दूसरी तरफ आता है सिविल लॉ, जो कि मेनली इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के डिस्प्यूट्स को डील करता है, जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जब देश आजाद हुआ तो क्रिमिनल लॉ को सबके लिए सेम रखा गया, लेकिन सिविल लॉज जैसे शादी, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों को अपने रिलीजन के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून होना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत अलग है और जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उन्हें सबको बराबर रखना था। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें 395 आर्टिकल्स से हर एक एंगल को कवर किया गया था। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच वाले थे। उन्हें पता था कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो एक प्रोग्रेसिव देश के लिए इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, लेकिन उस वक्त की कंडीशंस में उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया जिसका नाम है DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसमें स्टेट को डायरेक्शंस दिए गए कि जब भी आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज और कंडीशंस हो, तब इसमें लिखे आर्टिकल्स को लागू करने की कोशिश की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के इसी पार्ट में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा गया था। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बार न्यूज में आता है, लेकिन 14 जून 2023 को जब 22वीं लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी किया तो ये फिर से चर्चाओं में आ गया। इस नोटिस में 22वीं लॉ कमीशन ने पब्लिक और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से इस टॉपिक पर उनके व्यूज और आइडियाज मांगे हैं, जिसके लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसे गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाया जाता है। इसका मेन फोकस लीगल रिफॉर्म्स करने पे होता है, यानी कि कानून को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। इसे एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के लीगल एक्सपर्ट के साथ एक रिटायर्ड जज इसे लीड करते हैं। 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। हमारे देश में किसी भी बिल के आने से पहले ही उस पर विरोध होने लगता है। आधे से ज्यादा लोग तो बिना मुद्दे को जाने बेवजह उस पर बहस करके टाइम खराब करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड दो मेजर केस हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1995 में इसके फैसले में कोर्ट ने पहली शादी के डिसॉल्व हुए बिना इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी करने के खिलाफ कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए। कोर्ट ने इस केस में द्विविवाह के मुद्दे पर चर्चा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत की तरफ पॉइंट आउट किया। दूसरा केस जो इस वक्त न्यूज में है वो है शाह बानो केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स्ड मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस दिए जाने के पक्ष में डिसीजन दिया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो इसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। सबके लिए बराबर लॉ होने के कारण उनकी शादी की एक फिक्स उम्र डिसाइड की जाएगी, जिससे उन्हें बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छे से टाइम मिलेगा। तलाक के मामले, बच्चा अडॉप्ट करना और गुजारा भत्ता जैसे राइट्स उन्हें मिलने में आसानी होगी।
जब इस टॉपिक पर चर्चा हुई तो मुस्लिम्स की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि ऐसे किसी भी डिसीजन के पहले रिलीजियन का प्रायर कॉन्सेंट लेना जरूरी है। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं उनकी दो मेन पॉइंट्स है। पहला कि अगर ऐसा लॉ आया तो कौन से रिलीजन को एज अ बेस रिलीजन माना जाएगा, और दूसरा उनका कहना है कि मुस्लिम्स के अलावा और भी लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी। पूरे भारत में एकमात्र गोवा ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस सभी लोगों के लिए मैरिज, डाइवोर्स और उत्तराधिकार के लॉज सेम है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो भी हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पक्ष में निर्देश दे रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में इस टॉपिक पे 3 पॉइंट्स पे बात की। ट्रिपल तलाक की वकालत करने वाले लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बेटी के तलाक से सिर्फ वो अकेली नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि ट्रिपल तलाक का ताल्लुक अगर इस्लाम से है तो मुस्लिम बाहुल्य देशों ने उसे 80 से 90 साल पहले ही क्यों खत्म कर दिया है। तीसरे पॉइंट में एक परिवार का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए अगर अलग अलग लॉ हुए तो वो परिवार कैसे चलेगा। खैर, अभी तो सिर्फ ये चर्चा का विषय है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मॉनसून सत्र में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें जरूरत है या नहीं? अपने व्यूज को कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।